बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर दावों के बावजूद लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। स्कूलों से महरूम बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान हैं। कबायली इज़्ला में 74% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं और 17 लाख लड़के स्कूल जाने से कासिर हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। जबकि दूसरी खबर है मुल्तान से, जहां पर 11 सरकारी स्कूलों की कीमती अराजी पर होने वाले कब्जे वागुजार ना करवाए जा सके। सरकारी स्कूलों के 252 मरले अराजी पर गुज़िश्ता कई सालों से कब्जा माफिया काबिज है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कब्जा शुदा अराजी की कीमत 12 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुल्तान से सरमद अली। जबकि तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने निज़ाम में करप्शन और वसाइल के गलत इस्तेमाल की खबर देने वालों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तैयार कर लिया है। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान ने विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कानून के तहत एक आज़ाद कमीशन कायम किया जाएगा जो विसल ब्लोअर्स की शिकायत को गैर जानिबदार तरीके से हल करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर दावों के बावजूद लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। स्कूलों से महरूम बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान हैं। कबायली इज़्ला में 74% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं और 17 लाख लड़के स्कूल जाने से कासिर हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं हमारे पेशावर के चीफ मुमताज़ बंगिश के पास। वो हमें बताएंगे कि तालीमी इमरजेंसी के दावों के बावजूद लड़कियों की तालीम की इतनी तशवीशनाक सूरत हाल की वजूहात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल तालीम और ख्वानगी की शरह क्या है। बताइएगा मुमताज़ के कितनी लड़कियां हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए था और वो घरों में बैठी हुई हैं। शुक्रिया फरजाना। इससे पहले कि मैं ये अदाद शुमार बताते चलूँ, मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग बचपन ही से ये कहते और सुनते आ रहे हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो माँ का गोद है। अगर सूरत हाल ये है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, लड़कियों की तालीम की ये सूरत हाल है, तो क्या ये सारे बच्चे जो इन माएँ जन्म लेती हैं, क्या ये दहशतगर्द नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। सूरत हाल ये है कि हम लोग बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी रोकने के लिए ये इकदाम किए हैं। हम गोलियां तो ख़रीदते हैं, हम असला ख़रीदते हैं, हम जदीद आलात तो ख़रीदते हैं, लेकिन वो माएँ जो बच्चों की शुरू से परवरिश करती हैं और उन्हें एक अच्छा मुफीद शहरी बनाती हैं, जब उनकी तालीम ही नहीं है तो अपने बच्चों को क्या तालीम देंगी। सूरत हाल यह है फरजाना कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो अफसोस की बात है वो ये है कि 29 लाख लड़कियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये वो लड़कियां हैं जो कभी उन्होंने स्कूलों का मुंह तक नहीं देखा और वो घरों में बैठी हुई हैं। 5 से 16 साल की उम्र की 53% लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, मतलब 53% लड़कियां जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं और किसी ने उनसे ये पूछने की, उनके वालिदैन से ये पूछने की जसारत नहीं की कि ये बच्चियां क्यों स्कूलों में, क्यों घरों में बैठी हुई हैं। और किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया कि खुसूसन उन इलाकों में जहां दहशतगर्दी बहुत ज़ोरों पे है और अब एक और लहर जो है वो शुरू हो गई है, वहाँ बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए जाते। 35,000 सरकारी स्कूल हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। और उसमें 55 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन 29 लाख लड़कियों को और इसके साथ एक और परसेंटेज है जो लड़की भी इसमें शामिल है, उनको स्कूलों में लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15,000 नए स्कूल तामीर करने होंगे। अब जब नए स्कूल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तामीर करेगी तो 15,000 स्कूल तामीर करना कोई आसान काम नहीं है। सालाना अगर हम ये कहें, जो अक्सर हम बजट में देखते रहते हैं कि 300 स्कूल कायम किए जाएंगे पूरे सूबे में, अगरचे 300 स्कूल जो हैं कभी भी एक साल में कायम नहीं हुए किसी भी सूबे में, लेकिन अगर हम ये भी फ़र्ज़ कर लें कि एक हुकूमत जो है एक ऐसी आती है जो हर साल 300 स्कूल सूबे में कायम करती है, तो 15,000 स्कूल कायम करने में हमें 50 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी 50 साल हमारी जो बच्चियां हैं ये अनपढ़ रहेंगी, ये स्कूल तक नहीं जाएंगी। 50 साल बाद जब ये रेशो पूरा हो जाएगा तो आबादी इससे दुगनी और तिगनी हो जाए पहुंची होगी। बिल्कुल ऐसे तो उस वक्त फिर मजीद स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि कभी हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया
कि न सिर्फ ये कि जो मौजूदा बच्चियां हैं उनको स्कूलों तक ले आएँ, बल्कि जो मुस्तकबिल में जो बच्चों की तादाद में जो जिस तरीके से जो आबादी में इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए क्या हम तैयार भी हैं? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रही है, क्या हम उसके लिए मेंटली तैयार हैं? अगर हम नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक नई नस्ल, एक अनपढ़ नई नस्ल को जन्म दे रहे हैं, और वो जो है हालात जो सूबे में हैं और ओवरऑल जो पाकिस्तान में है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल मुमताज़, ऐसा ही है। जो लड़कियां शुरू से ही स्कूल नहीं जाती हैं वो तो हुकूमत की भी गफलत है और वालिदैन की भी गफलत है, लेकिन हमें ये बताएं कि कोई ऐसा इलाका भी है जहां स्कूल तो मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद लड़कियां इब्तदाई उम्र में स्कूल जाना छोड़ देती हैं और स्कूल नहीं जाती हैं? जी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि खुसूसन जो जमशुदा अजला हैं, जिसको हम कबाइली अजला भी कहते हैं, वो हैं। और इसके अलावा हज़ारा डिवीज़न में जो कोहिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे बच्चियों की ड्रॉप आउट की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा। चूँकि घर की दहलीज की ऊपर चूँकि स्कूल मौजूद ही नहीं है, इसलिए उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो कहाँ पे जाएं। बच्चियां जो हैं अक्सर उनके लिए मसला ये होता है कि इन इलाकों में चूँकि कंजर्वेटिव लोग होते हैं, तो वो बच्चों को शुरू ही से जब वो दूसरी और तीसरी में पहुंचती है तो उनको बुर्का पहना दिया जाता है। हाँ। और जब वो बुर्का पहना दिया जाता है तो वो 5वीं तक तो वो उन स्कूलों में चली जाती हैं, लेकिन 5वीं के बाद उनकी शादियां हो जाती हैं, और जब शादियां होती हैं तो ज़ाहिर है शादी के बाद वो तालीम का जो सिलसिला है वो नहीं जारी रख सकती। अब हुकूमत की जानिब से न तो ये कोई तरीक़ाकार है कि उनको अर्ली एज में शादी करने से रोका जाए, और वालिदैन को इस बात पे कायल किया जाए कि जब तक वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक नहीं पहुंचती, कम अज़ कम, अगरचे ये कोई तालीम नहीं है आजकल के दौर में, लेकिन अगर कम से कम उनको इंटरमीडिएट तक भी उनको पाबंद बना दिया जाए कि जब तक वो इंटरमीडिएट नहीं करती तब तक उनकी शादियां नहीं होंगी, तो इस मसले पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ दिखाई देती है। एक तरफ तो चलो मान लिया ना कि ये एक मसला है कि स्कूल ही मौजूद नहीं है, लेकिन जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते ही नहीं है, तो उसको किस तरह से कवर किया जाएगा? यही वजह है, जब हर साल जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तो एक मुहिम चलाई जाती है कि स्कूलों में हम नए बच्चे ला रहे होते हैं। वो टोटली कागजी कार्रवाई होती है। अच्छा। स्कूलों की तादाद पे अगर गौर किया जाए, अगर किसी स्कूल में एक साल 900 बच्चे हैं तो अगले साल उसमें 900 या 910 या 920 बच्चे तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि 900 की जगह वहाँ पे 1800 बच्चे आ जाएं। हाँ। ये मुहिम तो तब कामयाब होती है कि जब 900 बच्चे हैं और जिस इलाके में बच्चियां या बच्चे स्कूल नहीं आते वहाँ उनकी तादाद दुगनी हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई इलाका, एक मिसाल भी मौजूद नहीं है कि जहाँ किसी स्कूल में तालिबात की तादाद दुगनी हो गई हो। और जो दूसरी बात है जिसका आपने जिक्र किया वो ये है कि स्कूल जहाँ पे मौजूद हैं भी, वहाँ पे या तो दूर स्कूल इंतहाई दूर हैं और वो बच्चियाँ नहीं जा सकती, और फिर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं किया जा सकता। हाँ। इसलिए वो बच्चियाँ 2-3 क्लास पढ़ के वो छोड़ देती हैं और घरों में बैठ जाती हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता। क्योंकि हुकूमत जो है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको वोट से गरज है और उस इलाके के लोग हैं, उनके चूँकि वालिदैन भी अनपढ़ हैं, उनको इसलिए उनको तालीम की अहमियत का पता ही नहीं है। उनके ख्याल में अब भी ये तासुर है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा इसका मतलब ये है कि वो दीन से ज़्यादा दूर हो जाएगा और वो जो रिवायात है उससे वो बगावत कर लेगा, और वो मतलब उनके ख्याल में मुफीद शहरी बनने के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं बल्कि तालीम से दूर रहना ही ज़रूरी है। तो जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, जब तक ये तो बड़ा सीरियस मामला होता जा रहा है। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। आजकल आप अपने फ्यूचर में जिस तरह से सारी दुनिया जो है वो एआई के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, हमारे ये वाले सूबे और ये वाले इजला तो बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से। तो क्यों कोई लाया अमल इख्तियार नहीं किया जा रहा है कि स्कूलों को घरों से या उन इलाकों के नज़दीक बनाया जाए, बजाय इसके कि बहुत दूर बना दिया जाए और वहाँ पर बच्चे भी ना आए? ऐसे स्कूल का फ़ायदा? फरजाना, मसला यह है कि जो रिपोर्ट तो आती हैं, मरदमशुमारी रिपोर्ट हर साल हर मरदमशुमारी के साथ ही आती है और हर इलाके और हर ज़िले, हर इलाके की वो होती है। मिसाल के तौर पर तुरगन में जो मरदमशुमारी की रिपोर्ट आई उसमें यह है कि तुरगन में ख़वातीन की ख़वानदगी की शरह 46% है। अच्छा। लोअर कोहिस्तान में ख़वानदगी की शरह 32% है। बाजवड़ में 29% है। इससे भी कम जो है अपर कोहिस्तान में, जहाँ 28% और कुलाई पलास पे सिर्फ 14% है ख़वानदगी की शरह, जो लड़कियों की ख़वानदगी की शरह है। अब कोहिस्तान में स्कूलों में पढ़ाने के लिए बनते हैं जहां लड़कियों की तालीम की शरह इंतहाई कम है, और वहां इस शरह को बेहतर बनाने में नाकामी क्यों दिखाई दे रही है?
यही मैं जिक्र करने लगा हूँ कि जिस तरह मैं कोहिस्तान की बात करता हूँ, तो कोहिस्तान में स्कूलों में पढ़ाने के लिए असातिज़ा ही दस्तयाब नहीं। असातिज़ा कैसे दस्तयाब होंगी जब उधर बच्चियाँ 5वीं में छोड़ देती हैं या तीसरी और चौथी में छोड़ देती हैं, तो वहाँ पर तो कोई तालीम याफ्ता खातून ही नहीं है। और जब तालीम याफ्ता खातून हो, किसी दूसरे ज़िले से वहाँ पर कोई खातून आती है, तो उनके लिए चाहिए है कि रिहाइश का बंदोबस्त हो, कोई हॉस्टल हो। लेकिन जहाँ पे स्कूल ही ना हो, वहाँ पे लड़कियों के हॉस्टल का तस्वर कैसे किया जा सकता है? तो वहाँ जब टीचर ही नहीं आएगी तो वहाँ पढ़ेंगे कैसे? हुकूमत की जानिब से कोई प्लानिंग नहीं है कि ऐसे बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्या जिनके पास कोई सरमाया आता है या वो नकल मकानी करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं, उसी इलाके के लोग जो हैं वो तालीम में काफ़ी एक्सेल कर देते हैं, वो पोजीशन हासिल कर लेते हैं, वो काफ़ी काबिल लड़कियां और लड़के होते हैं, लेकिन चूंकि उनको मौके नहीं मिलते तो इसलिए ये सूरत हाल है। अपर कोहिस्तान में लड़कों की ख्वानदगी की शरह 24% है, लेकिन लड़कियों की ख्वानदगी की शरह 28% है। इसका मतलब यह है कि वहाँ लड़कियाँ तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पर चूंकि सहूलत नहीं है तो वो किस तरह तालीम हासिल कर लें। अपर कोहिस्तान में लड़कियों के 200 स्कूल हैं, उसमें सिर्फ 67 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल हैं, बाकी स्कूल सारे बंद है। या उसमें टीचर नहीं है, या उसमें सहूलियात नहीं है, या उसकी चरदीवारी का मसला है, या उसमें दीगर सहूलियात की कमी है। इसी तरह अपर कोहिस्तानी का अगर जिक्र करें तो वहाँ लड़कों के 202 स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ 70% जो हैं, जिसमें 70% स्कूल जो हैं वो खाली हैं। इसका मतलब तो यह है कि हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, उनको ये सहूलत भी दी है, लेकिन फिर आगे वो भूल गए हैं कि इन स्कूलों में सहूलियात भी देने हैं और यहाँ पे टीचर्स की जो तादाद है वो भी पूरी करके देनी है। अब सूरत हाल ये है कि जो हाल ही में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सर्वे हुआ था, उसमें ये तय हुआ था, उसमें ये बात सामने आई थी कि मुल्क में 2 करोड़ 28 लाख बच्चों की तादाद जो है वो ऐसी है कि जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है। खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल मुमताज, हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत नौजवानों की तादाद काफी ज्यादा है। तो क्या हम ऐसे नौजवान पैदा कर रहे हैं जो तालीम से महरूम हैं? एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों की तादाद 47 लाख है। अब इन बच्चों को जब तक आप तालीम के मौके मुयस्सर नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएंगे। बंदोबस्ती इलाकों के 29 लाख और कबायली इलाके जो हैं, जो जमा हैं, उसमें 10 लाख बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। और बंदोबस्ती इलाकों में, जिसको हम डेवलप अजला कहते हैं, वहाँ पे 29 लाख बच्चियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। 74% लड़कियां और 38% लड़के स्कूल नहीं जाते। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे रिपोर्ट है, ये उसमें ये सारे अदाद शुमार दिए हुए हैं। अच्छा। कोलाई पलास एक जिला है, वहाँ 77% और अपर कोहिस्तान में 70% बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते। तोरगार में 61% बच्चियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती। चांगला में 55%, लकी मरवत में 53%, टांक और बटकरा में 51% बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते। अब ये भी अगर कबायली अजला को मिला के देखा जाए तो 66% ऐसी बच्चियां हैं इन 7 कबायली अजला में कि जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा और वो स्कूलों से अभी तक बाहर हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून बनाया गया है जिसको खैबर पख्तूनख्वा कंपल्सरी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट कहते हैं। उसके तहत ये बात लाजिम है कि बच्चों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक तालीम देना लाजमी है। अच्छा। लेकिन कौन इस कानून पर अमल दरामद कर ले, और इस कानून को अमली जामा पहनाने में जब हमारे हुक्मरान ही आगे नहीं आएंगे तो जाहिर है ये सूरत हाल तो इसी तरह से ख़तरनाक रहेगी। अब मसला ये है कि हुकूमत बजट में तालीम के लिए खातिर खा रकम भी मुख्तस करती है और उनके लिए जो स्कूलों बनाने की जो तालीम जो है हमारी अव्वलीन तरजीह है, तो हुकूमत की जानिब से तालीम की शरह को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और ये जो इकदाम किए जा रहे हैं क्या ये काफ़ी हैं? बिल्कुल ही नाकाफ़ी हैं। मिसाल के तौर पर जब हमारी हुकाम से बात होती है तो उनका कहना यह होता है कि 3.7 अरब रुपए कबायली अजला में लगाए गए और वो किस चीज़ पे लगाए गए, वो मतलब जो 3 अरब से ज़्यादा की रकम है वो पहली जमात से लेकर 12वीं जमात के तलबा को हमने वज़ाइफ दिए हैं। भाई जो 12वीं जमात तक जो बच्चे पहुंच गए हैं, अच्छी बात है, आप वज़ाइफ दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या बनेगा जो घर में बैठे हुए हैं? ये तो उसके काम नहीं आएंगे ये 3.7 अरब रुपए। और ये वो फिर कहते हैं कि हमने 500 मिलियन रुपए की स्टेशनरी यानी जो किताबें स्कूलों के बच्चों को देते हैं वो हमने दिए हैं। भाई जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल आए हुए हैं उनको किताबें देना, इस बात का ये बिल्कुल दावा नहीं है कि इससे वो बच्चे स्कूल आ जाएंगे कि जो घरों में बैठे हुए हैं। इसी तरह ये कहते हैं कि स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए मुतबादिल तालीम का जो निज़ाम है उसके लिए हमने 200 सेंटर कायम किए हैं। अब 200 सेंटर में फरजाना आप अंदाज़ा लगाएं कि 200 सेंटर कायम करने से 29 लाख बच्चियों को
पढ़ाया जा सकता है। ये कोई मतलब ज़हन में आने वाली बात है कि 29 लाख बच्चियां स्कूलों से बाहर हों और आप 200 सेंटर कायम कर दें कि हमने स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए 200 सेंटर कायम कर दिए ताकि वो उनको मुतबादिल ये तो किसी तरह से भी दावा नहीं है कि वो तमाम बच्चे जो घरों में बैठे हैं वो तालीम हासिल कर लेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अजीब अजीब से प्लानिंग बनते हैं। ये ठीक है, तरक्याती कामों के लिहाज से तो ये ठीक है जिन उसकी ज़रूरत है, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है कि आप प्राइमरी स्कूल के जिस प्राइमरी स्कूल में 2 कमरे हैं वहाँ आप 6 कमरे बनाएं और उस पर 3 अरब रुपए खर्च कर दें। बजट में इस पे खर्च हो गए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में 4000 के करीब असातिज़ा भर्ती कर लिए, ये अच्छी बात है। ये इस मसले का हल ज़रूर है, लेकिन क्या किसी ने ये इंश्योर किया है कि ये असातिज़ा उन इलाकों में भर्ती किए गए हैं कि जहाँ पे 29 लाख बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल नहीं जाती? इसका जवाब नफ़ी में है। ये असातिज़ा अगर भर्ती होती भी हैं तो ये जिन इलाकों में ये जो ख़वातीन असातिज़ा भर्ती होती हैं और या जो मेल असातिज़ा भर्ती होते हैं, तो ये अगले महीने फिर ये पेशावर आई होती हैं या फिर शहरों में अपना ट्रांसफ़र करवा देती हैं। क्या हुकूमत ने कोई ऐसा लाए अमल बनाया है कि जो टीचर जहाँ पे भर्ती होगी और जो मेल टीचर जहाँ पे भर्ती किया जाएगा वो वहीं पे ड्यूटी करेगा और वो किसी शहर की तरफ नहीं आएगा? अगर इसी तरह से सारे टीचर्स वहाँ भर्ती होकर और फिर शहरों का रुख कर लें तो वहाँ पे पढ़ाने कौन आएगा? जाहिर है वहाँ पे तो अपने लोग जो हैं अपने असातिज़ा तो मौजूद ही नहीं, और जो गिने चुने चंद एक असातिज़ा भर्ती कर भी दी जाते हैं। जब वो शहरों का रुख कर लेते हैं तो ये भी इस मसले को हल करने की बजाय इसे मज़ीद गंभीर बना देते हैं। इसी तरह ख़वातीन के 489 मराकज़ ख़वानदगी की 489 मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिस पर हुकूमत ने 30 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। अब फरजाना ये दौर देखें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जिस तरह आप जिक्र कर रही थी, और इस दौर में हम सिर्फ लोगों को ख्वानदा बनाते हैं। ख्वानदा बनाने का मतलब ये है कि जो नाम लिख सके, जो अल्लाह बे पढ़ सके, जो ABC पढ़ सके, बस वो ख्वानदा है। क्या ये इस मसले का हल है? एक शॉर्ट आंसर दे दीजिए मुझे, सिर्फ ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे तालीम की शरह को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और क्या होने चाहिए? असल में जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि ये बच्चियां जो हैं दो वजूहात हैं। एक तो यह है कि बच्चियां स्कूल जाती ही नहीं है। ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे उनकी करीबी स्कूल ही नहीं है। हुकूमत ने एक कदम ये भी उठाया था माजी में कि इनके लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनको ये कहा गया था कि आप लोग उधर दाखिला ले लें और फिर इनकी फ़ीस जो है वो अगर पब्लिक स्कूल भी है प्राइवेट स्कूल भी है तो उसकी फ़ीस हुकूमत देगी। किसी हद तक ये तजर्बा कामयाब रहा, लेकिन बाद में फिर चूंकि इस पर करप्शन हो गई है और बड़े बड़े स्कैंडल सामने आने लगे। ठीक है, हुकूमत की जानिब से तो इक़दाम किए ही जा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि इसमें मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि हम आने वाले वक्तों में फ्यूचर में हम अनपढ़ नौजवानों को ना आगे बढ़ाएं बल्कि एक पढ़ी लिखी नस्ल हम सामने लेके आए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको लिए चलते हैं हम मुल्तान में 11 सरकारी स्कूलों की कीमती अराजी पर होने वाले कब्जे वागुजार नहीं करवाए जा सके हैं। सरकारी स्कूलों की 252 मरले अराजी पर गुज़िश्ता कई सालों से कब्जा माफिया ही काबिज है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कब्जा शुदा अराजी की कीमत 12 करोड़ 62 लाख रुपए से भी जायद है। माली साल 2022 और 23 के दौरान सरकारी अराजी पर कब्जे की रिपोर्ट जिले इंतजामिया को भी जमा करवाई गई थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सरमद अली से। सरमद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इतने सालों से सरकारी स्कूलों की ज़मीन पर कब्जा वागुजार क्यों नहीं करवाया जा सका? जी बिल्कुल, इसका एक ही जवाब है जो कि बिल्कुल सादा से है। माले मुफ्त दिले बेरहम अफसरान की अफसरशाही और अदम दिलचस्पी की वजह से ये जो कब्ज़े हैं ये वागुजार नहीं करवाए जा सके। ये सिर्फ मुल्तान जो रीजन है उसके 11 स्कूलों की मैंने आपको रिपोर्ट दी है, जिसके अंदर 252 मरले अराजी है और 12 करोड़ 62 लाख रुपए की ये अराजी बताई जाती है, जिसके ऊपर जो है वो 2020 के बाद से कब्जा जो है वो अब तक जारी है। साल 2022 और 23 के ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया समेत जो एजुकेशन
हायर अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनको भी मरासला जारी किया गया कि जल्द अज जल्द इस सरकारी ज़मीन को जो है वो वागुजार करवाया जाए और इसको महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के अंडर दे दिया जाए। अब सिर्फ मुल्तान के अलावा अगर बात कर ली जाए शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की, तो वहाँ पर इन स्कूलों की और ज़मीन की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिनके ऊपर अभी तक लोगों का जो है वो मुबैना तौर पर कब्जे जो हैं वो बरकरार हैं। जब मौक़िफ़ लेने के लिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान से बात हुई तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना था कि लाहे अमल तैयार किया जा रहा है कब्ज़े को वागुजार करवाने के लिए, लेकिन एजुकेशन अथॉरिटी के पास, अफसरान के पास बज़ाते ख़ुद कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो जाकर जो है वो अपना ज़मीन जो है वो खाली करवा सकें। इसलिए उनको जो बैकअप चाहिए होता है वो ज़िला इंतज़ामिया और दीगर रियासती रिट के जो इदारे हैं उनका चाहिए होता है, जिस तरह पुलिस और दीगर इदारों की भी उन्हें हिमायत चाहिए होती है कहीं से कब्जा वागुजार करवाने की बनती है। ये है किसकी जिम्मेदारी? सरकारी ज़मीन अगर तो वो महकमा स्कूल एजुकेशन के अंडर है तो चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जितना भी उनका सर्कल है उसके अंदर जितनी भी सरकारी स्कूलों की अराजी आती है उसकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है और उस ज़मीन के हवाले से जो पूछगछ भी होती है वो उन्हीं से ही होती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर अफसरान की जानिब से जो है वो इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये कब्ज़े जो हैं वो हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है ये कब्ज़े क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि मुल्तान समेत पंजाब के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद जब स्कूलों को बढ़ाया गया, स्कूलों की तादाद बढ़ाया जानी थी, अवाम को शऊर देने के लिए, तालीम देने के लिए, स्कूलों की तादाद बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, जिसके तहत जो इलाका मकीन थे वो हुकूमत को कुछ ज़मीन का हिस्सा देकर अपने इलाके पर स्कूल बनवा सकते थे। इमारत तामीर जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन करता था और जबकि इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ लोग होते थे वो कुछ थोड़े ज़मीन के टुकड़े देकर एक जगह पे पटवारी जो है वो ज़मीन अलॉट कर देते थे। अच्छा। और उसके ऊपर स्कूल की जो है वो तामीर हो जाती थी। अब ये स्कूलों की ज़मीनों पर कब्जे के बाद ऐसे भी मामलात हैं कि परदादा ने ज़मीन जो है वो हुकूमत को वक्फ कर दी थी कि यहाँ पर स्कूल बना लें, लेकिन अब की जो नस्ल है वो उस ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है कि हमने जो ज़मीन दी थी वो दूसरी ज़मीन दी थी, ये रोड पर ज़मीन जो है ये हमारी मलकियत बनती है, आपका जो स्कूल है वो गलत जगह पे बना हुआ है, आप स्कूल को उठा के पीछे ले जाएं। इस तरह के भी जो वाक़यात हैं वो भी तो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। के लिए तो कोई सरकारी इमलाक को वक्फ किया जाता है तो उस पूरे बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता कि आया यहाँ पर स्कूल बनाना मुनासिब है या नहीं है और यहाँ पर जो है वो ज़मीन को मुख्तस किया जाए स्कूल के लिए। जी बहुत सारी जगहों पर जो है स्कूल बनाने से पहले एक सर्वे किया जाता है कि इस इलाके के कितने किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई सेकेंडरी स्कूल है या जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसके लिहाज इलाके की आबादी के लिहाज से एक सर्वे होता था, उसके बाद ही जो है वो स्कूल बनाने की जो है सिफारिश की जाती थी। और बाकायदा जब कोई जगह हुकूमत के नाम अलाट होती है तो वो महकमा, जिस तरह की अब कोई ज़मीन है वो महकमा एजुकेशन अथॉरिटी के नाम हो रही है तो उस जगह को बाकायदा सरकारी कागजात में भी महकमा स्कूल एजुकेशन के नाम किया जाता है और उस ज़मीन की रखवाली और उस ज़मीन के ऊपर जो इमारत है उसकी रखवाली करना और उसके कब्ज़े से बचाना, ये तमाम तर जिम्मेदारी महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के पास मुंतकिल हो जाती है। लेकिन चंद बासर अफराद जो होते हैं जब अराज़ी नहीं होगी तो फिर हम स्कूल कैसे बनाएंगे? तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सरकारी इमलाक की जो हिफाजत का जिम्मेदार है उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता है कि भाई हम फिर स्कूल कहाँ बनाएंगे, बच्चों की तालीम किस तरह से आगे बढ़ेगी?
सवाल तो किए जाते हैं स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के जो चीफ एग्जेक्टिव अफसरान होते हैं उनसे ही सवालात किए जाते हैं, लेकिन वो खुद भी मजबूर होते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां होती हैं और जो लोग इन जगहों पे कब्जा करके बैठे हुए होते हैं उनके भी अच्छे खासे ताल्लुकात होते हैं। इस वजह से अफसरान के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जो ये मामलात हैं वो इसी तरह से ही वक्त गुजरता रहता है। अब महकमा स्कूल एजुकेशन के जो अफसरान होते हैं ज़ाहिर है पढ़े लिखे होते हैं, उनका काम नहीं होता कि जाके वो कब्जा जो है वो छुड़वा सके। अच्छा। ना सिर्फ स्कूल की बात कर लें, यहाँ पर महकमा अनहार, महकमा जो है रेलवे, महकमा औकाफ, इन तमाम महकमों की मुल्तान के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर भी इनकी कई एकड़ अराजियां बनती हैं जिनके ऊपर जो है वो कब्जा किया गया है, पुख्ता तामीरात बनाई गई हैं। सरकारी अराज़ी और वो वागुजारी नहीं करवाई जा सकी, क्या वो अफराद इतने बाअसर हैं कि उनसे वो जमीन जो है वो वापस नहीं ली जा सकती? देखें जी, अव्वल तो जो भी सरकारी महकमे होते हैं उनकी ज़मीनें जो हैं वो अलॉट की हुई होती हैं, लेकिन अफसरान जो हैं वो अपने उन तनख्वाह से गर्ज रखते हैं और वो जाके बाकायदा सर्वे नहीं किए जाते। अकाउंट्स कमेटी जो होती हैं जो कि ज़मीनों की जांच पड़ताल करती हैं, उनको हर एरिए में अपनी पड़ी हुई जो ज़मीन होती है उसकी उनको निशानदही भी होती है और उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर हमारी ज़मीन महकमे की मौजूद है। अच्छा। और उन अफसरान की ये जिम्मेदारी होती है कि जाकर वो महीने बाद 15 दिन के बाद चेक करें कि वहाँ पर किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, किसी ने वहाँ पर जो है वो तजावुजात तो नहीं कायम कर ली। पुख्ता तजावुजात के साथ साथ कई लोग जो हैं वो आर्जी तजावुजात भी बनाकर बैठ जाते हैं। तो महकमे के अफसरान की ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन अफसरान जो हैं वो अपने फ़राइज़ ठीक तरीके से अंजाम नहीं देते, जिसके बाइस जो है ये तो सरमद क्या किया जा रहा है महकमा तालीम के हुकाम की जानिब से सरकारी स्कूलों की जमीन को वागुजार कराने के लिए? फिर क्या इकदाम किए जा रहे हैं जबकि उन्हें सारा पता है कि जमीन पर कब्जा हो चुका हुआ है? जी बिल्कुल, इकदामात जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाहे अमल बनाया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर, जिसके ऊपर जल्द ही अमल दरामद करवा कर जो ये ज़मीनें हैं वो वागुजार करवाई जाएंगी और अच्छा। इसको दोबारा से महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के अंडर लाकर इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल अपना स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी का जो है वहाँ पर लाहे अमल और कब्ज़ा जो है मुकम्मल तौर पर करवाया जाएगा। लेकिन ये कब होता है? 2020 के बाद से ये कब्जा है और आइंदा कितने साल लगते हैं ये कोई नहीं जानता इसको वागुजार कराने में। अच्छा सरमद, ये ज़बानी कलामी तो जी 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 अच्छा मुझे ये बताएं, ज़बानी कलामी तो बहुत सारे प्लान बनते हैं। सरमद प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी, ज़बानी कलामी बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद जो है होने में अक्सर सालों लग जाते हैं। तो ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोई भी लेकिन सरमद दिखाया और बताया तो यही चाहता है ना कि हम कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया है तो अब तक क्या कोई कार्रवाई की गई है ये कब्जा माफिया जो है इसके खिलाफ? फिल वक्त तक अब तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकी स्कूलों की ज़मीनें वागुजार करवाने पर, और ना ही जो है मुस्तकबिल में दिखाई दे रहा है कि जल्द यहाँ पर कोई कार्रवाई होती नज़र आ रही है। कई सालों के बाद जब जो है वो महकमे के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डलता है तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाती हैं और साल हा साल से जो लोग वहाँ पर पुख्ता तामीरात बनाकर बैठे हुए होते हैं वो फिर अदालतों में चले जाते हैं और फिर अदालतों में स्टे ले लिया जाता है। इस तरह से साल हा साल से मुख्तलिफ महकमों की ज़मीनों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने वाले अफराद बैठे हुए हैं और जो महकमे हैं वो कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और जो मामलात हैं वो इसी तरह से तवील तर होते जा रहे हैं और साल के साल गुजरते जा रहे हैं और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन महकमों को हो रहा है और जो है इसी वजह से जो है ये पहले ही मैंने एक और सवाल जो मेरे माइंड में इस वक्त चल रहा है, मुझे ये बताएं
कि सरकारी स्कूलों की जो ज़मीन होती है उस पर कब्जा कैसे हो सकता है? वैसे क्या वहाँ पर स्कूल की इमारत मौजूद नहीं होती? जी, बहुत सारे स्कूल जो हैं उनकी इमारतें मौजूद होती हैं। हाँ। कब्जा करने का तरीका ये मैं अभी आपको कुछ प्रोग्राम के अंदर ही पहले बता चुका हूं कि जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर स्कूल बने हुए होते हैं। कहीं पे दीवार गिर गई तो किसी ने अपनी खेत को जो है वो स्कूल के अंदर तक बढ़ा लिया, इस तरह के भी कब्जे हैं। किसी ने जो है अगर फ्रंट की दीवार गिरी हुई है, रोड पे स्कूल है, तो किसी ने वहां पर जो है वो एक छोटी सी दुकान बना ली है। इस तरह के कब्जे हैं। और जो कुछ इस तरह के मसले हैं कि कुछ लोगों ने जो है वो स्कूल की अगर कुछ हिस्से के ऊपर ही कब्जा किया हुआ है, वहां पर अपना घर बनाया हुआ है, हवेली बनाई हुई है, इस तरह के जो हैं वो कब्जे हैं। इमारत होती है, जो महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी है उसकी जानिब से मुकम्मल कोशिश की जाती है कि जो ज़मीन उनके अंडर है उस इलाके में वहाँ की चार दीवारी की जाए। लेकिन अक्सर सूरतों में चार दीवारियाँ गिर जाती हैं। जिन जगहों पर चार दीवारी मौजूद नहीं होती वहाँ पर इस तरह के कब्जे जो हैं वो किए जाते हैं। अच्छा सरमद, ये बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया का क्या रोल है? वो अपना कौन सा रोल प्ले कर रही है इन तमाम ज़मीनों पर से कब्जा वागुजार कराने के लिए? ज़िले इंतज़ामिया के अगर रोल की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो और उनके हुक्म पर पुलिस जो है वो एक्शन करते हुए महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी की जो ज़मीन है उसको बागुजार करवा सकती है। इस सिलसिले में जब ये 11 स्कूलों की 252 मरले अराजी पर कब्ज़े का इंकशाफ हुआ तो महकमा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स को बज़रिया ख़त इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि ज़िले इंतज़ामिया को भी इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन के लिए लेटर भेजा गया था कि महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी की इस जगह पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, बराए मेहरबानी इनके साथ ताउन करके आप वो जगह बागुजार कराएं। जो ज़िले इंतज़ामिया की मदद से ही ऑपरेशन किए जाते हैं और पुलिस की उसके अंदर मदद ली जाती है। जो एजुकेशन अथॉरिटी है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो खुद से जाकर अपनी ज़मीन जो है वो बागुजार करवा सके। इसी वजह से जो कई महकमों के मामलात जो हैं वो इसी तरह से ही तवील अरसे तक जो हैं वो हल नहीं हो पाते, क्योंकि कभी किसी एक महकमे के पास टाइम है तो दूसरे महकमे के पास टाइम नहीं है, दूसरे के पास है तो तीसरे के पास नहीं है, और ज्यादातर अफसरान जो है वो इन बातों को ये भी तो सीरियसली नहीं लेते। करोड़ों रुपए की है सरकारी जमीन जिस पर कब्जा हो चुका है, कोई एक जगह जिस पर से जो है वागुजार करवाई जा सकी हो जमीन नहीं, फिल वक्त तक जो है वो जो 11 स्कूल हैं इनकी जो ज़मीन है उसके ऊपर से कब्ज़ा वागुजार नहीं करवाया जा सका। हमारी ज़िले इंतज़ामिया और स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एक लाहे अमल बना रहे हैं जिसके तहत एक ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए ये जगहें जो हैं वो वागुजार करवाई जाएंगी। जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनको मुतअद्दिद बार जो है वो नोटिस भेजे गए हैं। बिल्कुल सरमद, देखा जाए तो बड़े ही अफसोस की बात है, तालीम के टॉपिक को इतना लाया हुआ है कि उसके स्कूलों के लिए जहां पर तालीम दी जाती है उनकी ज़मीनों पर ही कब्जा किया जा चुका है, लेकिन वो कब्जा आज तक वागुजार नहीं करवाया जा सका। तो हम तालीम को आगे कैसे बढ़ाएंगे, सोचिएगा जरूर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा ही अहम मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं। हुकूमत ने निज़ाम में करप्शन और वसाइल के गलत इस्तेमाल की खबर देने वालों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तैयार कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कानून के तहत एक आज़ाद कमीशन कायम किया जाएगा जो विसल ब्लोअर्स की शिकायत को गैर जानिबदार तरीके से हल करेगा। मौजूदा निज़ाम में शिकायत को हुकूमती इदारे संभालते हैं,
जो बाज़ औक़ात गैर जानिबदार नहीं होते हैं और शफाफ तहकीकात में रुकावट भी बनते हैं। इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। अच्छा रियाज, हमें ये बताएं कि हुकूमत ने विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 मुतारिफ कराने का फैसला क्यों किया है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। उसकी देखें चंद वजूहातें हैं, उसका बैकग्राउंड है और इंट्रो में आपने कुछ बता भी दिया कि इससे पहले पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट था 2017 में जो आया था, उसके तहत होता ये था। पहले हम नाज़रीन को बता दें कि ये विसल ब्लोअर्स का कौन है और इसकी ये क्या चीज़ है। तो इदारों के अंदर यानी मतलब हमारे यहाँ 2 दर्जन से ज़ायद वजारतें हैं और दर्जनों जो है वो ख़ुद मुख्तार इदारे हैं। उसके अंदर बहुत सी जगहों पे बहुत सी जो है वो बेकायदगियाँ हो रही होती हैं, कई जगहों पे करप्शन हो रही होती है। तो बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं वहाँ मौजूद होते हैं और वो बहुत सी चीज़ों के ऐनी शाहिद भी होते हैं, लेकिन वो इस तरह बता नहीं पाते कि किससे शेयर किया जाए। हम साथियों से तो बाद वो शेयर कर देते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे वो ये समझते हैं कि शायद इसका हुकूमती सतह पे कुछ तदारक होना चाहिए, इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो और इस तरह का मामला है, इनडोर या आउटडोर कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो उसको रिपोर्ट करने के लिए एक जो जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट था 2017 का, वो इस मामले को देखता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसके अंदर भी सिविल सर्वेंट्स ही मौजूद होते थे, वही देखते थे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही होता था। यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हीं की एक बॉडी होती थी, वो देखती थी उन्हें एप्लीकेशंस को जो आती थी, तो पता चलता था वो तो मेरे दोस्त के हवाले से एप्लीकेशन आई है। अच्छा। तो ना सिर्फ एप्लीकेशन देने वाले को रगड़ा दे दिया, बल्कि अपने दोस्त को भी बता दिया कि जनाब तारिक आपके इदारे से जो है उसने आपके हवाले से ये करप्शन दी है। अब जो नया विसल ब्लोअर एक्ट जो एक पूरा कमीशन बनाया जाएगा, और इसका बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि इससे ये होगा जो पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट था ऑलरेडी जो 2017 का था वो खत्म हो जाएगा। जब ये नया आएगा एक कमीशन बनेगा आज़ाद, और ये इस कमीशन जो है का काम ये होगा कि जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उस तरह मुख्तलिफ इदारों की, और ये जो कंप्लेंट्स आएंगी उनको ना सिर्फ देखना, उनकी जांच पड़ताल करना, बल्कि इस हवाले से जो जिस इदारे के हवाले से हैं उस इदारे के अफसरान को बुलाना, रिकॉर्ड को जो है वो मंगवाना, ओरिजिनल रिकॉर्ड को मंगवाना, और इन सारी जो सारे सोर्सेज हैं जो लोग ये कंप्लेंट देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना है। तो इसको लगाएगी हुकूमत ही, लेकिन वो मोस्टली वो लोग होंगे जो अपने इदारों के एक्सपर्ट्स होंगे, चाहे वो इकॉनमी है, लॉ है, अकाउंटेबिलिटी है, कॉमर्स है, FBI से रिलेटेड हैं, या दूसरी अकाउंटेबिलिटी जो हैं उससे रिलेटेड हैं, क्रिमिनल ऑफेंस हैं, उन सब के जो एक्सपर्ट्स होंगे उसका एक चेयरमैन होगा और उसकी जो तैनाती वो हुकूमत करेगी। मेंबर्स में से तैनाती जो है वो चेयरमैन की प्राइम मिनिस्टर करेंगे या फेडरल कैबिनेट करेगी, और इसके अलावा उनकी तकरीबन 3 साल की मुद्दत होगी इस कमीशन की और इस कमीशन के मेंबर्स की। तो उसके बाद 3 साल के बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म और काबीना इसकी दोबारा मंजूरी देंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो ऑलरेडी था वो उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे, जो असल मकसद था वो फौत हो रहा था। तो इदारों के अंदर दायरा करप्शन बेकायदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जैसा हम पिछले प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस चीज़ का जिक्र किया था कि इस वक्त तकरीबन 6 से 10 लाख के करीब ऑडिट पैराज हैं, एतराज़ात हैं जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो करप्शन, बदनवानियाँ, बेकायदगियाँ हुई हैं उसके हवाले से जो ऑडिट पैराज है वो 6 से 10 लाख के करीब है, जो अभी हमने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में फाइल करने हैं। तो इससे अंदाजा लगाएं हुकूमती मशीनरी के अंदर कितना कुछ गलत हो और बेकायदगियाँ हो रही होती हैं जिसको रिपोर्ट करना जरूरी है। अच्छा, तो ये जो विसल ब्लोअर एक्ट होगा, ये कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने करप्शन हो रही होती है लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि कहाँ जाके इसको हम बयान करें, किसको बताएं। तो करप्शन बेनकाब करने वाले जो लोग होते हैं उनको किन खतरात का सामना होता है, और जिस तरह से अब नया कानून आ रहा है तो नया कानून उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम करेगा? जी अगर देखें, अगर जिस इदारे का कोई शख्स A या B सरबराह है और उस इदारे में से कोई शख्स उनका कोई अमल है वो रिपोर्ट करता है, गलत अमल है, वो आगे जाके एक कमीशन को रिपोर्ट करता है। जैसे पहले एक पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट था, वहाँ पे जाके ये रिपोर्ट करते थे। तो उसमें होता यह था कि वहाँ के चूँकि उनके सरबराह अपने ही उनके एक किस्म के ब्यूरोक्रेट्स 21-22 ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को नेचुरली होता है अपने कोलीग्स को, उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो पूरे वो आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं जनाब आपके इदारे के हवाले से कंप्लेंट आई हुई है, आप कहते हैं जी क्या कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है, किसने दी है,
फलाने शख्स ने दी है, तो वो ज़ेर ताब रहता है। फिर वो शख्स उसको अपने ही इदारे में मुख्तलिफ किस्म के एक्शन उसके खिलाफ लिए जाते हैं, उसको तंग किया जाता है, उसको प्रमोशन डिनाई की जाती है, उसके पर्क्स एंड अलाउंसेस को रोका जाता है, उसको उसके इदारे में जो है वो सस्पेंशन की जो मामलात हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं। अगर वो डेपुटेशन पे आया हुआ है, उसको डेपुटेशन में अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेजा जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो एक विसल ब्लोअर के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, बड़ी बात शर्मिंदगी का मुजाहिरा करना पड़ता है और एक बहुत सी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है। उनकी फैमिली तक को जो है वो टारगेट किया जाता है। तो ये वो सारी चीजें जो विसल ब्लोअर माजी में जब अपने इदारों के, अपने मिनिस्ट्रीज के अंदर, अपनी जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनके अंदर जब ये इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते थे तो ये चीजें सामने आती थी जो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनती थी। अब जब ये कमीशन बन गया है तो उम्मीद की जा रही है, इससे जिस तरह 4-5 पेजेस का ये बिल है और ये तैयार कर लिया है, उम्मीद है कि आइंदा जो काबीना का इजलास है इसको बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा और ये नाफिजुल अमल फौरी तौर पर होगा। जब काबीना के बाद पार्लियामेंट में रखा जाएगा उसके बाद ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तो एक अच्छी काविश नजर आ रही है हुकूमत की कि पिछले वाले को रिपील करके या खत्म करके इसको लाया जा रहा है ताकि लोग जो इदारों के अंदर करप्शन, नए कानून के तहत ये जो विसल ब्लोअर्स हैं उनकी शिकायत की जांच के लिए आजाद कमीशन बनाया जा रहा है। ये आजाद कमीशन क्यों जरूरी है और क्या अहमियत होगी इसकी? ये जो आज़ाद कमीशन है इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले एक कमेटी सी होती थी, वो इन शिकायत को देखती थी। तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि उसमें बड़े मसाइल होते थे क्योंकि अपने ही दोस्तों के जो है वो उस पर वो आ जाता था मामला, तो पता चलता था कि ये तो इशू हो गया, तो वो शख्स टारगेट हो जाता था। तो असल मकसद जो होता था कि इदारों के अंदर जो करप्शन है उसको रोकना है। तो ये जो कमीशन है ये पिछले वाली की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं कि इसमें कौन से लोग लगते हैं, किस तरह के लोग लगते हैं और कहीं ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं लगते। पता चलेगी उन्हीं के जूनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो इनसे फेवर्स लेके फिर चीज़ों को रोका जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये उससे निस्बतन बेहतर होगा। ये जो कमीशन होगा ये 8-9 अफराद पर मुश्तमिल होगा और इसके अलावा 3 साल की, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इनकी मुद्दत होगी, 3 साल के अंदर जो है वो तक इनकी मुद्दत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इनकी तैनाती करेंगे। ये उन एप्लीकेशंस को जो कंप्लेंट्स उनके पास आएंगी 60 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने इनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कमीशन जो है वो इनकी कंप्लेंट्स को सुनेगा। 60 दिनों के अंदर ये फैसला करेगा कि इस जो कंप्लेंट आई है इसको सुना जाए और इस पर आगे एक्शन किया जाए। उसके बाद जब ये कंप्लेंट को देखा जाएगा कि ये बेहतर कंप्लेंट है और इसमें जो चीज़ें हैं वो वाकई हमें नज़र आ रहा है कि करप्शन और बदनवानी और बेकायदगी के ज़ुमरे में आती हैं, तो बाकायदा तौर पर उस इदारे के किसी भी सरबराह को, किसी मेंबर को उसको बुलाया जा सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को तलब किया जा सकता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया जाएगा, मीटिंग के मिनट्स को देखा जाएगा और इसके साथ साथ ये देखा जाएगा ये जो कंप्लेंट आएगी तो ये या इन राइटिंग आ सकती है या फिर जो कोरियर के थ्रू जो है वो मेल की जा सकती है कमीशन को। उनका एक एड्रेस होगा और पूरा कमीशन, उनकी वेबसाइट होगी, एक इदारा जो है वो प्रॉपर बनाया जाएगा कमीशन का और उसके बाद उनको ये कंप्लेंट जाएंगी। तो 60 दिनों के अंदर इसकी असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद ये जो एप्लीकेंट है अगर वो एक या एक से जायद हैं तो उनका जो एक किस्म का अगर प्रॉफिट आता है, करप्शन है या किसी चीज़ को रोकते हैं, तो अगर वो एक है तो सारा जो है वो जो 20% जो प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा एज पर कमीशन रूल। लेकिन अगर एक से ज़ायद हैं तो फिर वो कमीशन जो 20% जो रिवॉर्ड है वो सारा के सारा जो है वो तमाम जो 2-3-4 लोग होंगे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपने हमारे सामने रखी है, जिस तरह से बयान की है, तो मौजूदा निज़ाम में करप्शन के खिलाफ शिकायत कभी भी हमने देखा है मौसर तरीके से हल नहीं हो पाती थी। तो अब जो नया कानून आ रहा है, क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैटर्स जो हैं वो एज सुन एज पॉसिबल हल हो जाएंगे और करप्शन के खिलाफ शिकायत जो हैं उन पर ठीक तरीके से जो है अमल किया जाएगा? देखिए ये तो कहना अभी कबल वक्त होगा कि ये बेहतर होगा, लेकिन हुकूमत की एक काविश नज़र आ रही है कि पिछले वाले को डिस्क्लोजर एक्ट को अंडू किया जाए, रिपील किया जाए। अब ये आ गया है, ये सुपरसीड करेगा और ओवर राइडिंग इफेक्ट होंगे। ये तमाम जो दूसरे इस वक्त मौजूद हैं इस तरह के कवानीन विसल ब्लोइंग के हवाले से, उसके ऊपर एक किस्म का ये हावी होगा और किसी शख्स की अगर कोई कंप्लेंट आती है और वो गलत साबित होगी तो 2 साल तक कैद होगी और तकरीबन कोई 5 लाख तक का जुर्माना भी होगा। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देखता है किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के खिलाफ मिलिशियस इंटेंट से अगर एप्लीकेशन देता है, तो ये भी कमीशन ने फैसला किया है कि ये चीजें भी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये किया गया है कि अगर कोई
किसी कंप्लेनेंट जो होता है उसका नाम अगर सीगा एराज में जो कमीशन के मेंबर्स हैं वो नहीं रखते और उनके खिलाफ जो है उनका नाम पब्लिक कर दिया जाता है, तो उसके हवाले से तकरीबन उनका नाम अगर लीक होता है तो 2 लाख जुर्माना होगा और तकरीबन 5 लाख जुर्माना होगा, 2 साल तक कैद होगी उस शख्स को, उस कमीशन के मेंबर को या किसी भी शख्स को अगर उसने नाम जो है वो लीक किया किसी भी इदारे की करप्शन को उस कमीशन के सामने रखने के लिए। बिल्कुल तो इसी हवाले से रियाज में आपसे पूछने भी वाली थी कि विसल ब्लोअर्स का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए खुफिया रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा उन्हें? इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा कि उनके नाम को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो जो सोर्स है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके नाम को सीगा एराज में रखा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स वो शेयर करेंगे चाहे वो एक्सक्लूसिव मीटिंग्स के हों, कॉन्फिडेंशियल हों, क्लासिफाइड हों, वो तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कमीशन ने कहा है कि कमीशन इस तरह की एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं करेगा जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट आ जाएँ या जहाँ पे जो सेंसिटिव मैटर्स हो जाएँ, सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से हो जाएं या लोगों को बदनाम करने के हवाले से अगर कोई जो है वो है, फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो उस ज़माने में आती हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम इन्फॉर्मेशन है उसको एंटरटेन किया जाएगा, उसके सोर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो कंप्लेनेंट है उसका नाम अगर डिस्क्लोज किया जाता है तो 2 साल तक कैद और 5 लाख तक जुर्माना भी रखा गया है, वो भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो की गई हैं ताकि हर किस्म के जो है वो एयर टाइट किया जाए। एक स्ट्रेट जैकेट पहना दी गई है एक किस्म के कमीशन के मेंबर्स को कि वो जो नाम है वो लीक नहीं किया जा सकता, वो आगे पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शख्स इदारे वो की बेहतरी के लिए वो जो नेशनल एक्सचेकर है वो हुकूमत के हवाले से अगर कोई जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए एक इक़दाम कर रहा है तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उस करप्शन को, उस गलत काम को रोका जाए। अच्छा रियाज, देखा जाए तो तहकीकाती इदारे जो हैं उनके किरदार की भी बात कर लेते हैं, बड़ा अहम रोल प्ले करने वाले हैं अब ये, तो क्या उनको मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे और वसाइल दिए जाएंगे ताकि करप्शन के खिलाफ मौसर कार्रवाई हो सके? जी बिल्कुल, इनका एक पूरा कमीशन बनेगा, इनका कमीशन के मेंबर्स होंगे, कमीशन का चेयरमैन होगा, उनका एक ऑफिस होगा, उनके पास मुकम्मल तौर पे इख्तियारात होंगे, वो किसी को भी बुला सकते हैं, किसी सेक्रेटरी को बुला सकते हैं, किसी मिनिस्टर को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकते हैं। कहीं पे उन्हें लगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जो छुपाई जा रही है तो वो बाकायदा तौर पर उनको जो है वो इजाज़त होगी कि तमाम वफाकी हुकूमत के इदारे और उससे मुतल्लिका जो लोग हैं वो उनसे इस कमीशन से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन ना छुपाएंगे, ना जो है वो विदहोल्ड करेंगे, बल्कि इस कमीशन के सामने वो इंफॉर्मेशन ला के रखेंगे ताकि जो कंप्लेंट आई है उसको, उस इंफॉर्मेशन को उसके साथ कोलैबोरेट करके उसकी वेरिफिकेशन की जा सके और इदारों में जो माली करप्शन, बदनवानी या इसके हवाले से इससे रिलेटेड जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट डिलेज की हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपने मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है, बिल्डिंग के मामलात हैं, चाहे इस खरीदो फरोख्त के मामलात हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के मामलात हैं, NHA वगैरह, मतलब अरबों रुपए की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सी रॉन्ग डूइंग्स होती हैं। बहुत से प्रोफेशनल अच्छे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, लेकिन अगर वो इनको हाईलाइट करते हैं तो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो ये कमीशन उन तमाम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, उन तमाम रॉन्ग डूइंग्स को रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा एटलीस्ट। और इस तरह हुकूमत के इदारों में सवाल है, मुझे ये बताएं कि विसल ब्लोअर्स जो हैं, जिस तरह से क्योंकि वो करप्शन के मामलात को हाईलाइट करेंगे, बेनकाब करेंगे, तो उनकी शनाख्त को किस तरह से खुफिया रखा जाएगा और क्या इकदाम किए जाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह से वो करप्शन को बेनकाब करेंगे तो उनकी गवाही तो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होगी। उनकी गवाही ज़ाहिर है इंतहाई अहमियत की हामिल होगी क्योंकि दे विल बी द सेंट्रल रोल ऑफ द होल स्टोरी जो वो शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके नाम को प्रोटेक्ट किया जाएगा और अब आगे जब ये कमीशन अपने रूल्स बनाएगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी कि नाम को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसमें बहुत सी जगहों पे A और B रखा जाता है कि A ने ये कहा, B ने ये कहा, C ने ये कहा, बजाय इसके कि तारिक, जैद, बकर, अदनान, कामरान रखा जाए, क्योंकि उसका ये नुकसान
नुकसान होगा कि जब आप उसी इदारे के उस मुतल्लिका या इनडायरेक्टली जो मुतल्लिका अफसर होगा उसको बुलाएंगे तो उसके सामने जब इंफॉर्मेशन रखेंगे तो उसका नाम ज़ाहिर है लिया जाने का इम्कान है, तो उस शख्स का नाम जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसका नाम नहीं लिया जाएगा, ABCD के नाम से या फिर मुख्तलिफ नाम भी दिए जा सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं रियाज के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के अलावा गवाह के तौर पर अदालत में पेश होने से इस्तिस्ना दिया जाएगा उसे? नहीं, बिल्कुल उससे इस्तिस्ना दिया जाएगा और बहुत सी जगहों पे अगर उनके खिलाफ कोई अदालत में जाता है, कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो कानूनी चाराजोइयों से भी उनको प्रोटेक्शन होगी और उनको इस तरह के किसी मामले में नहीं उलझाया जा सकता कि वो कमीशन के सामने इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है तो उनको सजा दी जाए, उनके खिलाफ अदालतों में जाया जाए और तो ये सारे वेवर उनको शामिल होंगे। कमीशन उनको बाकायदा तौर पर प्रोटेक्ट करेगा और वो कमीशन के सामने अपनी इस तरह की आर्बिट्रेरी बहुत अच्छी बात है। करप्शन की रोकथाम के लिए एक कानून पास किया जा रहा है और जो विसल ब्लोअर्स होंगे उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। हमारी दुआ यही है कि आने वाले वक्तों में करप्शन की रोकथाम हो सके। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।